लास्ट डे हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट किए थे कैपिटल बजटिंग, और चैप्टर का मीनिंग, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला थोड़ा डिस्कस किए थे। ठीक है, जो लोग नहीं होंगे तो डिस्कशन एक बार देख लीजिएगा। जैसे विनीत नहीं था उस दिन शायद, तो एक बार वो डिस्कशन देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक हम लोग किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट, मीनिंग, फॉर्मूलाज वगैरह नहीं समझे रहते हैं तो उसका कैलकुलेशन समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। वैसे तुम अगर अभी कॉन्सेप्ट को छोड़कर सम्स के ऊपर ध्यान दोगे और कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान दोगे तो तुमको कैलकुलेशन पूरा का पूरा समझ में आएगा। ठीक है, मन में ये क्वेश्चन उठेगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट वगैरह, तो उसके लिए आप एक बार डिस्कशन देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग एक छोटा सा कैलकुलेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एकदम छोटा कैलकुलेशन है। वैसे चैप्टर से आपको पिछले दिन ही बोल दिए थे कि बड़ा क्वेश्चन आएगा, और बड़ा क्वेश्चन जब इस चैप्टर से आता है तो क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि इंफॉर्मेशन दे दिया, डेटा, और इंफॉर्मेशन देने के बाद वो एक एक पॉइंट करके 3, 4, 5 चीज आपसे पूछेगा। ठीक है, तो हम लोग वैसे सम्स में भी जाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग एक नॉर्मल सम से। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा आप लोग, मेंशन कर रहा है अनीस लिमिटेड। देखिएगा पेज नंबर 82 में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। अनीस लिमिटेड वांट्स टू इंस्टॉल प्रिंटिंग मशीन कॉस्टिंग ₹4 लाख। मतलब वो एक प्रिंटिंग मशीन इंस्टॉल कर रहा है जिसका कॉस्ट कितना है, 4 लाख। ये जो कॉस्ट है 4 लाख, इसी को हम लोग बोलेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, या आप इसको टोटल इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो। 4 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट है। दिस इज टू बी यूज टू कॉमर्शियल पर्पस, बिजनेस के लिए ले रहा है, काम करने के लिए। एंड इट इज एस्टिमेटेड टू अर्न अ नेट इनकम ऑफ ₹60,000 पर एनम। एक साल में 60,000 रुपया इनकम इससे वो कमाएगा। ये इन लोगों का जो नेट इनकम दिया है, इसी को हम लोग कैश फ्लो भी बोल सकते हैं। और एक बार सम्स को केयरफुली देखिएगा, वो ब्रैकेट में मेंशन कर दिया, आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 12% अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। मतलब इसमें से डेप्रिसिएशन भी कट गया। लास्ट क्लास जब हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था कॉन्सेप्ट के बारे में, तो उसमें क्या कहा गया था कि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम होता है। तो कैपिटल बजटिंग पर्पस के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन को कंसिडर नहीं करते। अगर डेप्रिसिएशन आपके कैश फ्लो में कट गया है तो वो आपको काट के नहीं लेना है, वापस क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, हम लोगों का जो वर्ड है CFAT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, वो पूरा वर्ड क्या इंडिकेट करता है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। मतलब डेप्रिसिएशन उसमें से कटा हुआ होना नहीं चाहिए। ठीक है, यहां पर जो इंफॉर्मेशन दिया है कि 60,000 में हमारा डेप्रिसिएशन कट चुका है। कंप्यूट द पेबैक पीरियड ऑफ द मशीन, हम लोगों को पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना है। इनकम एक ही दिया है सम्स में, कितना, 60,000। पेबैक पीरियड के लिए तुमको 2 फॉर्मूला दिया गया था। एक क्या बोला गया था, अगर तुम्हारा नेट इनकम फिक्स है तो सिंपल फॉर्मूला लोगे, टोटल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय CFAT। और अगर मान लीजिए आपका कैश फ्लो हर साल का अलग अलग है तो फॉर्मूला हमारा चेंज होगा, वो बेस ईयर वाला। ठीक है, यहाँ तो सम्स में क्या दिख रहा है कि एक ही CFAT है, तो हम लोग सिंपल वाला फॉर्मूला ले लेंगे। लेकिन सिंपल वाला फॉर्मूला लेने से पहले वो जो कैश फ्लो दिया है 60,000, उसको हम लोग एडजस्ट करके लेंगे। अब एडजस्टमेंट कैसे हुआ ये देखना एक बार बोर्ड पे। सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, CFAT जिसको बोल रहे हैं। नेट इनकम सम्स में दिया है, इसको तुम EBIT भी बोल सकते हो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कितना, 60,000। नेट इनकम को जनरली हम लोग ऑपरेटिंग इनकम या EBIT बोलते हैं। इसमें से हम लोग लेस कर रहे हैं टैक्स। टैक्स रेट सम्स में अगर मेंशन नहीं होता तो जनरली कंपनी के केस में 50% एज्यूम किया जाता है। तो 60,000 में से 50% टैक्स है, माइनस कर दिए, तो हम लोगों को क्या मिल गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और सम्स में लिखा था कि जो अर्निंग दिया हुआ उसमें डेप्रिसिएशन कट चुका है, और हम लोगों का CFAT बताता है कि डेप्रिसिएशन कटना नहीं चाहिए। इसलिए हम क्या किए, वापस उसमें ऐड कर दिए डेप्रिसिएशन। ऐड किए डेप्रिसिएशन, मेंशन किया था कॉस्ट है 4 लाख और रेट है डेप्रिसिएशन का कितना, 12%। तो 4 लाख का 12% निकालें, कितना वैल्यू आ गया, 48,000। ऐड किए, ऐड करने के बाद हम लोगों का आ गया कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, कितना, 78,000। कैश फ्लो हम लोगों का फिक्स है, तो सिंपल वाला फॉर्मूला ले लिए पेबैक पीरियड का, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय CFAT।
4 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, 78,000 का CFAT है, डिवाइड करके कितना आया 5.12 ईयर्स। अब ये 5.12 ईयर्स क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो 4 लाख रुपया वो लगाया है अपने बिजनेस में, इन्वेस्ट किया है, ये 4 लाख रुपया उसको 5.12 ईयर्स में वापस रिकवर हो जाएगा। और 5.12 ईयर्स के बाद जो भी उसके पास पैसे आएंगे वो उसका एक्चुअल मुनाफा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल कैलकुलेशन था। अभी हम लोग देखेंगे इसी कैलकुलेशन को थोड़ा एक्सटेंड करके। कैपिटल बजटिंग वाला चैप्टर जब आपको डिस्कस किया गया था तो उसमें क्या बोला गया था कि ये चैप्टर हम लोग बेसिकली किस पर्पस के लिए करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए, कि अगर मेरे पास बहुत सारा ऑफर हो तो हम लोग कौन सा ऑफर चूज करें जो मेरे लिए बेनिफिशियल हो। तो इस थॉट के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। अभी हम लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, देखिए सम्स को देखिएगा केयरफुली, क्योंकि जब फिगर ली जाती है तो मैक्सिमम सम से ही ली जाती है। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, सम्स को केयरफुली नहीं देखते हैं और उसके बाद जब वो सॉल्यूशन देखते हैं तो उनके मन में कंफ्यूजन आता है कि ये सब फिगर कहाँ से आया। फिगर कहाँ से आएगा, या तो सम से लेंगे और या फिर अगर सम्स में इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो देखिएगा एक बार दूसरा सम्स, एक्स लिमिटेड विशिंग टू एक्सपेंड production has the choice of automatic machine costing rupees 84,000 and semi automatic machine costing rupees 28,000। मतलब इस कंपनी के पास 2 ऑप्शन है, 2 चॉइस है। एक ये ऑटोमेटिक मशीन लेकर भी काम कर सकता है, लेकिन उसमें इसका कॉस्टिंग पड़ जाएगा 84,000। ठीक है, और दूसरा मेंशन किया है कि अगर वो सेमी ऑटोमेटिक मशीन लेकर काम करता है तो उसका खर्च पड़ेगा 28,000 रुपये। देखिए आगे की चीज अगर हम ना पढ़े, थोड़ा प्रैक्टिकल समझो बात, अगर आगे की इंफॉर्मेशन को हम ना पढ़े और हम बोलें कि इन दोनों में से तुम कौन सा मशीन खरीदना चाहोगे ऑन द बेसिस ऑफ योर पॉकेट, मतलब तुम्हारा पॉकेट कितना अलाउ कर रहा है, खर्चा तुम कितना बियर कर सकते हो कॉस्ट के हिसाब से, तब तो डिसीजन उसी बेसिस पे हो जाएगा। अगर कोई बोलेगा कि मेरे पास पैसा का कोई मैटर नहीं है तो वो ऑटोमेटिक मशीन ले लेगा। ऑटोमेटिक मशीन का कॉस्ट कितना दिया 84,000, बोलेगा कि मेरा पॉकेट अलाउ कर रहा है भाई, मेरे को पैसा का दिक्कत नहीं है, तो कौन सा खरीद लेगा ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक वाला तो ज्यादा अच्छा फंक्शन करेगा ना, समझ रहे हैं। लेकिन कोई दूसरा बोला नहीं मेरा पॉकेट तो उतना अलाउ ही नहीं कर रहा है, बजट में ही नहीं है मेरा, तो हम थोड़ा कम टेक्निकल वाला चीज लेकर भी एडजस्ट कर लेंगे, तो वो क्या करेगा, सेमी ऑटोमेटिक मशीन खरीदेगा। ये डिसीजन किसके ऊपर हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, समझ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। लेकिन डिसीजन लेने का बहुत सारा एरिया हो सकता है। अगर मान लीजिए इस पर्सन के पास इसका पॉकेट दोनों के लिए अलाउ कर रहा है, बट ऑब्वियस है जब 84,000 के लिए अलाउ करेगा तो 28,000 वाले के लिए भी अलाउ करेगा। तो अगर मान लीजिए उसका पॉकेट दोनों के लिए अलाउ कर रहा है, लेकिन वो डिसीजन लेना चाहता है इस बेसिस पर कि मेरा रिटर्न किसमें जल्दी मिल जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर पेबैक पीरियड पर वो लेना चाहता है तो हम लोगों को दोनों मशीन का पेबैक पीरियड निकालना होगा, ऑटोमेटिक का भी और सेमी ऑटोमेटिक का भी। और जिस मशीन का पेबैक पीरियड कम रहेगा हम लोग बोलेंगे कि वो वाला मशीन हम लोग चूज कर लेंगे, समझ रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी डिसीजन लिया जाता है ना, तो जब एक पॉइंट के ऊपर डिसीजन लिया जाता है तो बाकी का पॉइंट को कंसिडर नहीं किया जाता, बाकी का पॉइंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट। ये बात मैं पहले इसलिए बता दिया आपको क्योंकि जब एट द एंड हम लोग पेबैक पीरियड पर डिसीजन लेंगे तो किसी के मन में तो ये भी आ सकता है कि सर मान लीजिए उसका पॉकेट ही अलाउ नहीं कर रहा ऑटोमेटिक लेने का, तब तो सेमी ऑटोमेटिक ही लेगा। दूसरा तुरंत ये क्वेश्चन अराइज कर देगा कि अगर मान लीजिए उसके पास पैसा है और उसको कोई दिक्कत नहीं है तो वो सेमी ऑटोमेटिक क्यों लेगा, ऑटोमेटिक वाला लेगा, उसमें तो जल्दी काम होगा, समझ रहे हैं। तो जब भी डिसीजन ली जाती है तो जब आप एक पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डिसीजन लोगे तो अदर थिंग्स को क्या कर दोगे, कांस्टेंट। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते थे फिजिक्स वगैरह में, देखते हो जितना भी रूल्स लिखा हुआ है मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, ये तो ऐसा लाइन बोलने के बाद कोई फिजिक्स वाला तुरंत एक रूल चिपका देगा मेरे ऊपर, देखो इसमें नहीं लिखा है। तो मैक्सिमम आप देखिएगा जो भी हम लोग फिजिक्स वगैरह का रूल पढ़ते हैं उसमें लास्ट में ये वर्ड लिखा ही रहता था, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि जानता है कि अगर सारा फैक्टर को ले लेगा ना तो रूल वर्क ही नहीं करेगा, इसलिए वो, इसीलिए उसमें देखिए लिखा रहता है अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट।
अभी क्या है कि हम लोग सम्स में आगे आ जाते हैं और आगे का इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या क्या और मेंशन किया है। सम्स में आगे इंफॉर्मेशन किया है मेंशन आपका एनुअल कॉस्ट, मटेरियल है सबसे पहला कॉस्ट आपका कितने का 24,000 मतलब मटेरियल दोनों में आपका सेम लगेगा। इसके बाद लेबर का कॉस्ट दिया है 4,000 और 20,000 का, वेरिएबल ओवरहेड है 8,000 और 6,000 की, और एस्टिमेटेड लाइफ दिया है पहले वाले का 6 साल और दूसरे वाले का 7 साल। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को लेकर हम लोग एक टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। लास्ट में और एक इंफॉर्मेशन मेंशन किया है कि सेल्स लिमिटेड बाय मार्केट कंडीशन ₹60,000 और 60,000, मतलब दोनों का जो सेल्स होगा वो हमारा 60,000 और 60,000 का रहेगा। लास्ट लाइन बोल रहा है अदर थिंग बीइंग इक्वल, अदर थिंग कांस्टेंट लेना ही होगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा कि आप अगर एक पॉइंट के ऊपर डिसीजन लेते हैं तो बाकी की चीजों को आपको कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट और इक्वल, which machine should the company purchase assuming 50% टैक्स रेट, टैक्स रेट जो है वो आपको 50% लेकर आपको कैलकुलेशन करनी है। अभी हम लोग देख लेते हैं एक बार पूरा का पूरा कैलकुलेशन किस तरीके से किया गया है। एक और बात ध्यान रखिएगा, हम लोग जो फर्स्ट वाला सम्स किए थे, फर्स्ट वाले सम्स में हम लोगों का नेट इनकम दिया हुआ था, नेट इनकम या नेट अर्निंग या CF80 या CFBT बिफोर टैक्स कुछ भी अगर दे दे तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। लेकिन इस पार्टिकुलर सम्स में आप देख रहे हो कि कैश फ्लो के बारे में या नेट इनकम के बारे में या नेट अर्निंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है। तो हम लोगों का पहला टारगेट होगा कि हम लोग कैश फ्लो फाइंड आउट करें या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फाइंड आउट करें या नेट इनकम फाइंड आउट करें। जब तक वो कैलकुलेशन नहीं मिलेगी तब तक हम लोग आगे का स्टेप नहीं ले पाएंगे। तो पहला हम लोगों का थॉट क्या है कि हम लोगों को अपना प्रॉफिट निकालना है। और प्रॉफिट कैसे निकलेगा, बहुत ही सिंपल थॉट है, सेल्स सम्स में दिया हुआ है, कॉस्ट के बारे में सम्स में बताया है, आप सेल्स ले लो उसमें से कॉस्ट माइनस कर दो, आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से ले रहे हैं। पार्टिकुलर्स, ऑटोमेटिक मशीन, सेमी ऑटोमेटिक मशीन, फॉर्मेट आप लोग कर लीजिएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट सम्स में दिया हुआ है 84,000 और 28,000, सेल्स भी सबसे लास्ट टाइम में मेंशन किया था कितना 60,000 और 60,000 का। इसके बाद हम लोग 4 कॉस्ट लिए हैं जो कि सम्स में दिया है। पहला कॉस्ट हम लोगों का मटेरियल का है 24,000 दोनों का दिया था। दूसरा कॉस्ट हम लोगों का लेबर का है 4,000 और 20,000 करके दिया था। सेमी ऑटोमेटिक मशीन में आपका लेबर कॉस्ट ज्यादा लगेगा, जाहिर सी बात है, उसमें वर्क ज्यादा करना पड़ेगा लेबर को। वेरिएबल ओवरहेड सम्स में दिया था 8,000 और 6,000 का, और डेप्रिसिएशन वाला कॉस्ट हम लोग खुद से लिए हैं, वो डायरेक्ट सम्स में नहीं दिया हुआ था लेकिन इनडायरेक्ट वे में आपको डेप्रिसिएशन भी दिख रहा होगा। कैसे, सम्स में एस्टिमेटेड लाइफ दिया है ना, और स्टार्टिंग में हम लोगों का क्या दिया हुआ था कॉस्ट। तो आपको डेप्रिसिएशन का एक फॉर्मूला याद आएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोग डेप्रिसिएशन का वो फॉर्मूला फॉलो करते थे, क्या, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ होता था ना। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन निकालने का क्या फॉर्मूला पढ़े थे आप लोग, क्लास 11-12 फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे। क्या लेते थे, कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। अब सम्स में अगर इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं है, स्क्रैप वैल्यू नहीं है, तो हम लोग इतना नहीं सोचेंगे, कॉस्ट तो मिल रहा है ना, एस्टिमेटेड लाइफ भी मिल रहा है, तो उसको डिवाइड करके हम लोग अपना डेप्रिसिएशन का कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसी तरीके से मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया, आप देख रहे हो डेप्रिसिएशन के साथ लिख दिए हैं कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। आपका ऑटोमेटिक मशीन का कॉस्ट कितना है 84,000, आप 84,000 को डिवाइड कर दो, और इसका लाइफ सम्स में दिया हुआ था, लाइफ इसका दिया हुआ था 6 ईयर, तो 84,000 को आप 6 से डिवाइड करोगे ना, आपको ये 14,000 मिल जाएगा। दूसरा आप देखो, सेमी ऑटोमेटिक मशीन का कॉस्ट कितना दिया हुआ 28,000, और 28,000 को 7 ईयर्स इसका दिया हुआ लाइफ, तो 28,000 को 7 से आप डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा वैल्यू कितने का 4,000 का, दिख रहा है। अब ये 4 कॉस्ट जो हम लोगों को मिल गया 3, 4, 5 और 6 में, इन चारों को जोड़ देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा टोटल कॉस्ट, और ये हमने यहाँ पे निकाला है टोटल कॉस्ट 3 + 4 + 5 + 6 को जोड़कर
फर्स्ट वाले का आया 50,000 और सेकंड वाले का आया 54,000। टोटल कॉस्ट मिल गया, सम्स में सेल्स दिया हुआ था, सेल्स में से हम लोग टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो अपने को मिल जाएगा प्रॉफिट। तो हम लोग यहाँ लिख दिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये टैक्स थोड़ा हल्का हो गया है, आप लोग क्लियरली लिख लीजिएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कैसे निकाले हैं, पॉइंट नंबर 2 में था सेल्स 60,000 का और ये 7 नंबर पॉइंट में 50,000 का कॉस्ट। तो 60 में से 50 माइनस करेंगे, आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा 10,000 का। सेकंड वाले का देख लो, 60,000 का सेल्स है और कॉस्ट है 54,000, माइनस करोगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा कितने का, 6,000 का। क्लियर है। अब ये जो प्रॉफिट मिला है ये हम लोगों का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसमें से टैक्स माइनस करेंगे। सम्स में कितना दिया था टैक्स, 50%, तो लेस किए हैं टैक्स एट द रेट ऑफ 50%। ये हमेशा किस पर निकलता है, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो भी आप क्या लिखोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाले फिगर पर ये टैक्स निकलेगा। 10,000 का 50% 5,000 और 6,000 का 50% 3,000, माइनस करके हम लोगों को मिल गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना, 5,000 और 3,000। लेकिन हम लोगों को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं लेना पड़ता। पे बैक पीरियड के कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या लेते हैं, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, मतलब इस कैश फ्लो में, इस प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन कटना नहीं चाहिए, तब हम लोग अपना पे बैक पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम लोग ये जो प्रॉफिट निकाले हैं, यहाँ पे एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, माइनर पॉइंट है, ये जो प्रॉफिट हम लोग यहाँ पर निकाले हैं, इस प्रॉफिट में हम लोग डेप्रिसिएशन को ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं। दिख रहा है, कॉस्ट में आप डेप्रिसिएशन को लिए हो ना, तो जब कॉस्ट में आप डेप्रिसिएशन को ले लिए हो और डेप्रिसिएशन को लेकर तब आप ये कॉस्ट माइनस कर रहे हो सेल्स से, इसका मतलब सेल्स में से आपका डेप्रिसिएशन भी माइनस हो चुका है, जो कि आपको करना नहीं था। तो इसलिए हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में वापस से क्या किया, डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया। तो डेप्रिसिएशन ऐड करके ये 14,000 और 4,000 हम लोगों को जो वैल्यू मिल रहा है 19,000 और 7,000 का, ये हम लोगों का होगा CFAT। ठीक है। एक डाउट यहाँ पर अराइज हो सकता है, डाउट ये अराइज हो सकता है कि सर जब डेप्रिसिएशन को बाद में ऐड ही करना था तो पहले हम लोग उसको माइनस क्यों किए, छोड़ भी सकते थे। बिल्कुल नहीं छोड़ सकते थे। ध्यान रखिएगा, आप जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हो तो इस प्रॉफिट में आपका डेप्रिसिएशन माइनस होना चाहिए, मतलब टैक्स पर्पस के लिए डेप्रिसिएशन कंसिडरेबल अमाउंट है, इसलिए जब हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं ना तो उसमें डेप्रिसिएशन को कंसिडर करते ही करते हैं। बिना डेप्रिसिएशन माइनस किए आप प्रॉफिट फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो पहले हम लोगों को प्रॉफिट निकालने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना ही पड़ेगा, जो अकाउंटिंग का एक बेसिक रूल है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि पहले डेप्रिसिएशन माइनस करके अपना प्रॉफिट निकाला। लेकिन इस पर्पस में, मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में पे बैक पीरियड पर्पस के लिए बोला जाता है क्या कि आप डेप्रिसिएशन को कंसिडर नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वापस से डेप्रिसिएशन को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों बातें ध्यान में रखनी होगी आपको कि आप अकाउंटिंग का बेसिक रूल फॉलो करोगे पहले और उसके बाद इस पार्टिकुलर पर्पस के लिए जो सिस्टम है उसको भी आप फॉलो करोगे। तो करके हम लोगों का क्या आ गया, CFAT कितने का, 19,000 और 7,000 का। और जब CFAT आपको मिल गया तो पे बैक पीरियड आप इजीली निकाल लोगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय CFAT। ऑटोमेटिक मशीन का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 84,000 और CFAT कितना आया, 19,000, डिवाइड करके हमारा क्या आ रहा है, 4.42 ईयर्स। और सेमी ऑटोमेटिक मशीन में हम लोगों का इन्वेस्टमेंट कितने का है, 28,000 का, और CFAT कितना आया, 7,000, डिवाइड करके हम लोगों का पे बैक पीरियड कितना आ रहा है, 4 ईयर्स। ठीक है, अब इन दोनों का पे बैक पीरियड को आप एक बार कंपेयर करो और कंपेयर करके सोचो कि ऑन द बेसिस ऑफ पे बैक पीरियड अगर हमको डिसीजन लेना है तो हम लोग कौन से वाले प्रोजेक्ट को चूज करेंगे। बट ऑब्वियस है हम लोग सेमी ऑटोमेटिक मशीन को चूज करेंगे। सेमी ऑटोमेटिक मशीन को क्यों चूज करेंगे, क्योंकि इसका पे बैक पीरियड कम है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कम समय में हमको वापस मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। बस लास्ट में आप लोग क्या कीजिएगा, ये पूरा सम्स यहाँ तक नोट करने के बाद आप लास्ट में एक लाइन ये मेंशन कर दीजिएगा जो अभी हमने लास्ट में कही कि इफ, लास्ट में आप लोग क्या कीजिएगा, एक लाइन ऐड कर दीजिएगा। लाइन क्या ऐड कर दीजिएगा कि इफ डिसीजन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ पे बैक पीरियड देन सेमी ऑटोमेटिक मशीन विल बी सेलेक्टेड, बिकॉज ये हम लोगों को अपना
इन्वेस्टमेंट अमाउंट का रिटर्न कम समय में दे देगा एज कंपेयर टू ऑटोमेटिक मशीन। क्लियर है? तो अभी आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिए, मन में कोई डाउट हो तो एक बार फिर से पूछ लीजिए। कंप्लीट। ठीक है, लिख लीजिए।